गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, मेरा नाम बबली चौधरी है और मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। और हिंदी विषय में आपके जो हैं दो पार्ट आते हैं, पहला गद्य और दूसरा पद। ठीक है बेटा। तो आज जो है हम हिंदी फर्स्ट में यानी कि हिंदी प्रथम में आपको पहला जो चैप्टर है आपका पार्ट है, जो कविता है जिसका नाम है ध्वनि। ठीक है। तो आज हम आपको ध्वनि कविता के पार्ट के बारे में बताएंगे। तो चलिए अब हम लोग इस कविता जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको इस चैप्टर में क्या है इसके बारे में आपको हम समझाते हैं। ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि हमारी जो हिंदी है दो पद होते हैं, गद्य और काव्य। ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ये कविता है। गद्य में क्या होता है, हमारा जो है इतिहास होता है, जो भी इतिहास होता है, कहानियाँ होती हैं और जो भी बड़े बड़े चैप्टर होते हैं वो हमारे गद्य में आते हैं। ठीक है। और पद में क्या होता है, हमारा जो जिसको हम लोग काव्य कहते हैं, उसमें कविता, दोहा, सोठा, ये सब चीज़ें आती हैं। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ध्वनि, ये बेटा हमारा जो है काव्य में आता है क्योंकि ये कविता है। ठीक है। तो आज हम इस कविता के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और कुछ समझेंगे। तो जो हमारी जो कविता है ध्वनि, इसमें जो कवि ने जो इसके कवि हैं ध्वनि के, उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं ये बहुत ही सरल स्वभाव के थे और इनकी जो भाषा थी वो खड़ी हुई थी। ठीक है। मतलब कि इनकी जो भाषा थी बहुत ही सरल थी और सुजील थी, जो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है। और इनका जन्म जो है बेटा, सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म 11 फरवरी 1896 में हुआ था। ठीक है। और इनकी जो मृत्यु है 15 अक्टूबर 1961 में। तो बेटा इस कविता में जो है निराला जी, जो हमारे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, युवा पीढ़ियों को प्रकृति के द्वारा प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि मेरा अंत अभी संभव नहीं है। उन्होंने युवा पीढ़ियों को ये समझाया है, ये बोध कराया है कि मेरा अंत अभी संभव नहीं है, मेरे यह आदि तक नहीं होगा। समझ में आया बेटा? मतलब इन्होंने ये बताया है कि मेरा जो है अंत अभी संभव नहीं है, ये और यह आदि अंत तक नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि जब तक मैं जीवित हूँ और जब तक मैं युवा पीढ़ियों को जागृत नहीं कर देता हूँ और उसके आलस को दूर नहीं कर देता हूँ, तब तक मेरा अंत संभव नहीं है। ठीक है बेटा। तो इन्होंने इस कविता के द्वारा युवा पीढ़ी को जागृत किया है। ठीक है। और उन्होंने ये कहा है कि जितने भी युवा लोग हैं उनको आलस नहीं करना चाहिए, उनको मेहनत करना चाहिए। ये जो सारी कविता है इसमें यही दर्शाया गया है। ठीक है बेटा। तो हमारी जो कविता है इसके बारे में कवि जी ने क्या बताया है,
इस कविता में के द्वारा प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदनाओं को दर्शाया गया है। ठीक है, इस कविता में प्रकृति का बहुत ही मनोहरी चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो तथा जब आप कविता को पढ़ते हैं तो आपकी आँखों में के सामने, जब आप इस कविता को पढ़ेंगे तो आपकी आँखों के सामने प्रकृति का बहुत ही सुंदर प्रस्तुत होगा। प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण आपकी आँखों के सामने प्रस्तुत हो जाता है। भाषा इसमें जो उन्होंने सरल और भावपूर्ण प्रस्तुत की है। ठीक है, इसमें तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा के जैसे का तैसा प्रयोग किया गया है, कुछ भी आपको कठिन नहीं है। ठीक है, तथा शुद्ध हिंदी भी प्रयोग किया गया है। इस कविता में कवि का आशावादी दृष्टिकोण है। इस कविता के द्वारा कवि अपना आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ठीक है, और जीवन को सकारात्मक सोच रखने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, और वे आशावादी हैं, इसलिए वह जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहते हैं। हमारे जो निराला जी हैं वो आशावादी हैं, इसलिए वो जो है प्राकृतिक की सुंदरता को पूरे जीवन पूरी तरह से जीना चाहते हैं। जो हमारी प्रकृति है, सुंदर है, सरल, अच्छी है, उसकी ही तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस कविता में उन्होंने प्रकृति के बारे में ही सिखाया है कि मानव को किस तरह से प्रकृति की तरह अपनी परिश्रम करते रहना चाहिए और एक कार्य में लगे रहना चाहिए, थकना नहीं चाहिए। तो बेटा अब हम जो है अपनी जो कविता है ध्वनि, उसका जो है उस कविता को पढ़ते हैं। तो हमारी कविता है, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी हो तो आया है। मेरे मन में मृदुल बसंत, मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। ठीक है, तो बेटा इस जो पंक्तियां हैं, इस पंक्तियों में कवि ने अपने भाव को स्पष्ट किया है। भाव का मतलब होता है, भाव जो होता है, अब हम लोग इसका भावार्थ करेंगे। भावार्थ का मतलब होता है कि भाव प्लस अर्थ, यानी कि जो हमारा भाव है उसका हम अर्थ जो है, जो ये कविता है, ये पंक्तियां हैं, इसका हम अर्थ बताएंगे। ठीक है, तो हमारी कविता है, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी हो ही तो आया है। मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो इसमें कवि क्या कहता है, ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कह रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी कि कह रहे हैं कि अब अंक अभी अभी नहीं होगा, मेरा जो अंत है अभी नहीं होगा। क्यों? उनके जीवन में बसंत ऋतु सदैव अभी अभी तो आया, यानी कि जो हमारा जो जीवन है उसमें बसंत ऋतु अभी अभी तो आई है। ठीक है, तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों में कवि छिपे हुए तरीके से कह रहा है कि उनका मन जोश और उल्लास से भरा है। कवि जी कह रहे हैं कि उनके कवि जो है छुपे हुए तरीके से कह रहे हैं कि उनका जो मन है जोश और उल्लास से भरा हुआ है। जब तक वो अपने लक्ष्य पा नहीं लेते वे हार नहीं मानेंगे।
समझ में आया बच्चों? कवि कह रहे हैं कि जब तक हम अपने लक्ष्य को पा नहीं लेंगे तब तक हम हार नहीं मानेंगे, यानी कि हमारा अंत नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कविता की 4 लाइन में कवि ने अपने भाव को स्पष्ट किया है। दूसरी लाइन है, दूसरी कविता, दूसरे मतलब पैराग्राफ है, पंक्तियां हैं। हरे हरे ये पात डालियां, कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा नृत्य कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। ठीक है, कवि कह रहे हैं इन पंक्तियों में कवि निराला जी प्रकृति को बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इनकी कवि कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ और पौधों पर खिली खिली कलियों मानो अब तक सो रही हैं। जो चारों तरफ पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर खिली खिली कलियां मानो अभी तक सो रही हैं। मैं सूरज की राह खींच लाऊंगा, मैं सूरज की राह को खींच लाऊंगा और इन्हें सोई कलियों को, और जो ये कलियां सो रही हैं उनको जगाऊंगा। ठीक है, इन पंक्तियों में कवि ने कलियों हरे हुए, इन पंक्तियों में कवि ने हारे हुए और निराश लोगों को सोई हुई कलियों की तरह कहा है। जो हार चुके हैं मनुष्य और निराश हो चुके हैं उनको सोई हुई कलियों की तरह उनकी तुलना की है कि जिस तरह कलियां सो जाती हैं और उनको सूरज की रोशनी से, किरणों से उनको उजाला, जब रोशनी किरणें मिलती हैं तो वो खिल जाती हैं। इसी तरह उन्होंने जो मनुष्य है जो निराश हो चुका है उसको जगाने का प्रयत्न किया है। ठीक है, जिस प्रकार तो बेटा ठीक उसी प्रकार निराला जी अपने प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों को के मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहते हैं। इस तरह ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी जीवन से हारे मान चुके, जीवन से हार मान चुके लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। ठीक है, तो बेटा इन पंक्तियों में कवि ने, जो हमारे निराला जी हैं, उन्होंने जो व्यक्ति जीवन से हार मान चुके हैं उनको नया जीवन देने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, आगे पुष्प पुष्प से तो बेटा जो हमारी कविता है इसका अब हम लोग भावार्थ लिखेंगे। तो उसको लिखने के लिए सबसे पहले हम जो हमारी कविता है, जैसे कि अभी न होगा मेरा, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग अभी ना होगा करके हम लोग डैश डैश कर देंगे और फिर जो कविता की जो लास्ट वाली लाइन होती है, जैसे कि पंक्तियों की जो लास्ट वाली लाइन होती है, मेरा अन्न, यहाँ पे लिख देंगे मेरा अन्न। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग इसमें संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, संदर्भ में हमारा आता है प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम क्या है, बसंत। ठीक है, तो जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के से लिया गया है, जिसके जो कवि हैं उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत से लिया गया है, जिसको सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखित ध्वनि नामक कविता से लिया गया है। ठीक है बेटा, तो हमारी जो पंक्तियां हैं वो कौन से पाठ से ली गई है,
कविता से, ध्वनि से। जो हमारी जो कविता है वो ध्वनि है, ठीक है। फिर इतना हम लोग जब संदर्भ लिख लेंगे, फिर हम लिखेंगे अपनी हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रसंग। तो फिर हम लोग डालेंगे प्रसंग। प्रसंग में क्या होता है, इन पंक्तियों में कवि ने आशावादी विचारधारा को प्रस्तुत किया है। प्रसंग में बेटा हम लोग वही चीज लिखते हैं जो पंक्तियों में कवि अपनी आशा या अपनी जो आशा जो है प्रकट करता है, ठीक है। तो प्रसंग में हम लोग वो चीज लिखते हैं। और जो संदर्भ होता है उसमें हम लोग जो है अपनी पाठ का, जो हमारी जो पुस्तक है उसका नाम लिखते हैं और उसके जो कवि हैं या लेखक हैं जो भी हैं उनका नाम लिखेंगे और अपनी कविता या पाठ जो भी है उस पाठ का नाम लिखेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा प्रसंग और संदर्भ और प्रसंग। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, अर्थ, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, अर्थ। अब अर्थ में हम लोग क्या लिखेंगे, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी ध्वनि कविता में ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में ध्वनि कविता की कह रहे हैं कि उनका अंत, जो हमारे कवि हैं वो इस कविता में ये कह रहे हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। तो उनके जीवन में वसंत रूपी यौवन अभी अभी तो आया है। इन पंक्तियों में कवि छिपे हुए, इन पंक्तियों में कवि छिपे हुए तरीके से कह रहे हैं कि
से बड़ा सा बड़ा बड़ा हुआ है। जब तक वो अपने लक्ष्य या लक्ष्य पा नहीं लेते, वो हार नहीं मानेंगे। तो बेटा ये हमारी जो पंक्तियां हैं इसमें कवि ने अपने भाव को प्रस्तुत किया है, ठीक है, अपने विचारों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। तो आज की क्लास जो हमारी फर्स्ट क्लास है यहीं समाप्त होती है। कल की क्लास में हम लोग आगे के जो चैप्टर है, जो भी बुक्स है उसको तैयार करेंगे। तो बेटा थैंक यू।